गवर्नमेंट के लगातार और हम लोग के लगातार प्रयास की वजह से वो डेथ्स में कमी आने लगी। जो डाटा 2019 का आपने बताया, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ अभी भी उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं आया कि हम लोग आहार में और ग्रोथ में दूध को हम लोग बहुत प्राथमिकता देते हैं, जिसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है आज के टाइम पे। तो तुम्हारा बचाया हुआ एक भी जान, एक भी बच्चा वो उस जिंदगी को जिएगा जिसको हर इंसान महसूस करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और मैं केयर कास्ट इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक छोटे बच्चे, नवजात शिशु। बच्चों का नाम लेते ही मन में वात्सल्य, प्रेम भाव, सारे के सारे रस एक साथ जग उठते हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें। अगर हम आंकड़े की बात करें, एक रिपोर्ट की बात करें, तो भारत में लगभग हर साल 2.6 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। भारत में जन्मे 2.6 करोड़ बच्चों में से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म के साथ ही किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है। कई सारी बीमारियां जिसमें निमोनिया, डायरिया, कॉलरा। 2019 में डायरिया से 4.8 लाख बच्चों की मृत्यु हुई थी। ये आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। टीकाकरण से लेकर के तरह तरह के बचाव, सुरक्षा केंद्र, दवा केंद्र खोल रखे हैं। तो इन सब में एक सवाल उठता है कि इन बच्चों को सुरक्षित कैसे किया जाए। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विशाल त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। नए बच्चे जब जन्म लेते हैं, जब एक शिशु का जन्म होता है, तो जो नए नए माँ बाप बनते हैं, कम उम्र के लोग जब माँ बाप बनते हैं, तो वो सबसे छोटी छोटी गलतियाँ कौन सी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए या उन्हें बचना चाहिए? मैं अपने सब सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे नए माँ बाप जो बनते हैं और हमारा समाज जिस मूलभूत परिस्थिति में डेवलप हुआ है, उनमें बहुत सारी गलतियाँ शुरुआत से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली गलतियाँ जो हमारे यहाँ ओपीडीज में या फिर माँ बाप जो मिलते हैं, उनका पहले से ही सवाल रहता है कि किस तरीके से बच्चे की मालिश की जाए, किस तरीके से बच्चे को नहलाया जाए, किस तरीके से बच्चे की देख रेख किया जाए। हमारा सोसाइटी एट प्रेजेंट तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता चला गया पहले से। अगर हम इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमारी एक नवजात बच्चे को किस तरीके से डेवलप किया गया हिंदुस्तान में, हम लोग आज से 30, 35, 40 साल पहले अगर जाएं तो सिंपल सी जो नाल होती है हमारे हिंदुस्तान में, पहले उसको केयर करने के लिए उस पर लेप लगाए जाते थे। और इवन कुछ हिस्से थे हिंदुस्तान के जहाँ पे उसको गोबर लगाया जाता था। और अधिकतर नवजात बच्चे जो होते थे वो उस वजह से सिर्फ नाल, जो कि शरीर का एक तरीके से माँ से कटने के बाद हिस्सा नहीं रह जाती है, अपने आप गिर जाती, वो इन्फेक्ट होती थी। और कई नवजात बच्चे जो होते थे वो टिटनेस या उससे भी खतरनाक बीमारियों से संक्रमित होना स्टार्ट हो जाते थे। तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदुस्तान में लिटरेसी बढ़ना स्टार्ट हुई, लोग जागरूक होना स्टार्ट हुए, वैसे वैसे वो सब चीज़ें कम होने लगी। अब नया कंसेप्ट ये है कि जैसे हम लोग नाल, बच्चा पैदा होता है तो उसको छूने भी नहीं देते हैं, नाल को हम लोग टच भी नहीं करने देते, उस पर कोई भी लेप नहीं लगवाते हैं, उस पर कोई भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से उसके ऊपर कोई भी लेप नहीं लगाना चाहिए। दूसरा जो संज्ञान रहता है कि बच्चे का हम लोग मालिश बच्चे को किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा फायदेमंद प्रक्रिया नहीं होती है। किसी की भी आप हाथ पैर पे अगर दबाएंगे या उसको मालिश करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। वो एक बॉन्डिंग का तरीका होता है कि माँ से बच्चे का बॉन्डिंग होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि वो शुरुआत में उसको इतना ज़्यादा तेल और वो सब चीज़ें लगा के उसको करने की कोशिश करते हैं मालिश, कि गंदगी जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे हम लोग बेबी केयर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग मदर्स पेरेंट्स को सिखाते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी, तो उसमें सबसे पहला प्रक्रिया ये होती है कि आपको बच्चा नवजात मिला, उसको तुरंत के तुरंत मालिश नहीं करनी है उसकी। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि हम मालिश कर देंगे तो बच्चा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा उसका वेट गेन होने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। नाल को हमको टच नहीं करना है। तीसरी प्रक्रिया रहती है, माँ बाप और हमारा समाज इस चीज़ को ऐसे समझता है कि यहाँ तालू जो हमारा होता है बच्चे का, जब हम लोग पैदा होते हैं तो शुरुआत के 15 महीने से 20 महीने तक वो तालू खुला रहता है। उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है वो क्यों खुला रहता है कि भगवान ने हमको इस तरीके से बनाया
कि बच्चे शुरुआत में बहुत गिरते हैं, चोट लगती है, सर पे चोट लगती है, अगर वो तालू खुला ना रहे तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हमारे हिंदुस्तान में अब तो वो भी प्रक्रिया कम होने लगी। पहले लेप के इतने बड़े बड़े जिसमें मेडिसिनल या आयुर्वेदिक हर्ब्स रहते थे, तालू पे रख दिया जाता था, जिसकी वजह से बच्चे इन्फेक्ट होने लगते थे। ये तालू अपने आप बंद होगा और वो विटामिन D3 की वजह से बंद होगा। तो एक वो प्रक्रिया होती है जो समझनी होती है। चौथी प्रक्रिया होती है कि बच्चे जो नए माँ बाप बने होते हैं, बहुत जल्दी नहलाना नहीं होता है बच्चे को। ओपन कमरे में मौसम देख के, जहाँ पे खिड़कियाँ हों, गुनगुने पानी से बच्चा स्वस्थ लगे, तुरंत NICU से बाहर ना निकला हो, किसी तरीके से किसी बीमारी से ग्रसित ना रहा हो, तब उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते हैं। आप सर अभी अस्पताल की बात कर रहे थे। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो अस्पताल की तरफ से ही एक पहली शुरुआत की जाती है टीकाकरण की, जो बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर दी जाती है। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सर कि टीकाकरण को लेकर के कौन कौन से भ्रम, मिथ या डर जो समाज में है, जिनको आप अपनी राय उस पर रखना चाहेंगे, आप अपना विचार देना चाहेंगे ताकि लोगों का भ्रम और मिथ खत्म हो सके। टीकाकरण एक ऐसी चीज़ है जिसका एग्जाम्पल अगर मैं रखना चाहूँ तो आज से 3-4 साल पहले जब कोरोना की जो पैंडेमिक आया और जो महामारी फैली, उस वक्त जब हम लोग फंसे हुए थे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व यही चाहता था कि किसी तरीके से हम लोग को टीका लग जाए। अगर बच्चों में पिलर्स होते हैं, एक बच्चे को अगर हम लोग मेडिसिनल पॉइंट से गवर्नमेंट के लगातार और हम लोग के लगातार प्रयास की वजह से वो डेथ्स में कमी आने लगी। जो डाटा 2019 का आपने बताया, उससे पहले अगर आप 95 या 2005 से पहले जब टीकाकरण इतना ज़्यादा मूलभूत पकड़ में नहीं था, तो बहुत ज़्यादा और भी संख्या में नवजात और उसके बाद शुरू के 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें बीमारियां आती थी। भ्रम ये रहता है कि कुछ शुरुआत में कुछ भी ऐसे टीके आए जिनमें की वजह से रिएक्शंस आया, तो उसको लेके माँ बाप भ्रमित रहते हैं। खासकर MMR की वैक्सीन होती है जिसको ऑटिज्म के साथ लिंक किया गया, रोटा वायरस की वैक्सीन होती है जिनको जो दिया जाता है दस्त के लिए, लेकिन उसको लिंक किया गया कि उसके साथ पेट की संबंधित आंतों में रुकावट आती। तो ऐसी कोई भी दिक्कत है नहीं। हमें अपने बच्चे को नियमित रूप से लगातार टीकाकरण डे 1 से, अब तो सरकार की पहल और पीडियाट्रिशियंस की मेहनत की वजह से शुरुआत के 24 घंटे के अंदर ही जन्म पे पहला टीका लगा दिया जाता है, जिससे बच्चे हेपेटाइटिस B जैसी खतरनाक बीमारी से तुरंत के तुरंत सुरक्षित हो जाता है। तो खासकर टीकाकरण नियमित रूप से हम लोग, मैं यही कहूँगा कि सारे पेरेंट्स को तुरंत के तुरंत जो भी समय हो, टाइम हो, उस समय टीकाकरण कराना चाहिए। किसी भी टीकाकरण से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो बीमारियों को आने नहीं देगी, वो रोकेगी। और हमारा समाज अगर स्वस्थ हो जाएगा तो वैसे भी बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। बात टीका की हो रही है सर, तो कोरोना, और हम सब कोरोना के बूस्टर लिए हैं, डोज लिए हैं। समाज में एक मिथ चल रहा है कि टीके की वजह से बहुत सारे लोगों को हृदयघात हुआ, और वयस्कों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी अडल्ट नहीं हैं, उनको भी उस कोरोना के टीका ने ज़्यादा प्रभावित किया है या मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। क्या यह मिथक है या इसमें आपका क्या विचार है सर, या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जनता को? जैसे ये तो हमारे समाज की कुछ फैली हुई मिथ्याएं हैं। अधिकतर पेरेंट्स जान ही चुके हैं कि टीकाकरण कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। टीकाकरण का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है ना। टीकाकरण से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी टीका, इतने शोध हुए, इतने रिसर्च हुए, उससे सब निकल के आएगा, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। जिस छोटे मोटे बुखार आना, दस्त होना, ये सब जरूर इन प्रक्रियाओं में परेशानी रहती है टीकाकरण के बाद, लेकिन कोई भी बड़ी समस्या से संबंधित चीज़ें नहीं आई। अगर ऐसी होती तो ज़रूर हम लोगों ने उसको हटा दिया होता, उस टीके को हटा दिया होता, उसको हम लोग समाज में नहीं चला रहे होते। इसलिए माँ बाप से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइमली टीकाकरण करवाएं और इस भ्रम जो फैला हुआ है हमारे समाज में, सुपरस्टिशन जो फैला हुआ है, उससे दूर रहें और टीकाकरण टाइमली कराते रहें। सर, टीकाकरण के बाद जो अगला स्टेप आता है, वो आता है सर विकास का, डेवलपमेंट चार्ट हमारा हॉस्पिटल भी देता है। अगर सर माइलस्टोन्स की बात करें, नॉर्मल गाँवों में या ऐसे छोटे छोटे जो हमारे कस्बे हैं, इस उम्र में बच्चा चलने लगता है, इसमें दांत आने लगते हैं, इसमें वो माँ बोलने लगता है। अगर आप डेवलपमेंट चार्ट को डिफाइन करेंगे सर, कैसे करेंगे? माता पिता कैसे खुद को आश्वस्त करें कि हमारा बच्चा सही राह पे है, सही विकास पे है? अब
ऐसे तो बहुत बड़ा वो चार्ट्स रहते हैं, मैं उसको समराइज करके संक्षेप में समझाना चाहूँगा कि जो हमारे माँ बाप जो गांव प्रवेश से, इवन जो शहर प्रवेश से भी चिंतित रहते हैं कि क्या हमारा बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन अटेंड कर पा रहा है कि नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका नॉर्मलाइज हो पा रहा है नहीं, उसका वेट गेन कैसा है। तो एक सिंपल माइलस्टोन के बारे में बात करें तो आप शुरुआत के 3-4 महीने तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते अपने बच्चे में। तीसरा महीना चौथा महीना होता है जहाँ पे बच्चा अपनी गर्दन संभालना स्टार्ट करता है, बीच में लाके गर्दन टिकाना स्टार्ट करता है। उस पहला आकलन होता है जहाँ पे आप अगर 3-4 महीने में आपका बच्चा अगर नहीं गर्दन संभाल पा रहा है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। 6वें महीने पे वो बिना सहारे के और विद सहारे के साथ बैठना स्टार्ट करता है। 9वें महीने तक आते आते वो रेंग के चलना शुरू करता है। 1 साल तक आते आते वो बिना सहारे के 13 महीने पे 14 महीने पे चलना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो और भी काम करना, ये शुरुआत का 1 साल होता है जहाँ पे अगर माँ बाप इन बेसिक आकलन को करना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी माइलस्टोन बच्चे के साथ अगर देरी भी हो रही है तो उस पर अगर हमें कोई काम करना होगा तो ये शुरुआत की ये 4-5 चीज़ें हैं जिन पे अगर वो ध्यान देंगे। जैसे 8वें-9वें महीने के आसपास वो बोलना शुरू करता है, 2-2 शब्द के शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे बाबा, पापा, चाचा ऐसे बोलने लगेगा। 9-10 महीने के आसपास टाटा करना सीख जाता है। आवाज़ जो है वो बच्चा 2 महीने 3 महीने पे प्राथमिक आवाज़ अपनी निकालना शुरू करता है, जैसे जिसको हम लोग कूइंग कहते हैं कि कू कू की आवाज़ निकालना शुरू करेगा, जो कि डेवलप होते होते वो बच्चा 8-9 महीने पे बाबा, काका, चाचा करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से बच्चे के हाथ पैर किस तरीके से चल रहे हैं उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा 8वें-9वें महीने से अपने अंगूठे के प्रयोग से चीज़ों को उठाने की कोशिश कर सकता है ना, जैसे पेंसिल उठा ले रहा है, अपना अंगूठा प्रयोग कर रहा है। किसी भी तरीके से ये शुरुआत के 1 साल में ये प्राथमिक चीज़ों में अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पूर्णतः रूप से इन चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहा है या इन चीज़ों पे नहीं कमांड है तो एक बार आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। मैक्सिमम टाइम पे बच्चे थोड़े आजकल डिलेड रह रहे हैं माइलस्टोन्स में, जैसे पहले थे वैसे नहीं रह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं होती। इनको एकदम हम मापदंड नहीं बदल सकते कि 6 महीने पे बच्चा बैठ ही जाएगा। 6 महीने 7 महीने पे हम लोग को उस तरीके से नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चे पे। सर टीकाकरण और जो हमारे माइलस्टोन की बात की, इसके बाद एक और टर्म आता है कि हम बच्चों को इम्यूनिटी उनकी कैसे मजबूत करें नेचुरल तरीक़ों से, बाय मेडिसिन अनदर थिंग, नेचुरल तरीक़ों से कैसे जा सकते हैं? इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है पीडियाट्रिक्स में कि हम लोग अधिक, क्योंकि बच्चे इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, है ना, क्योंकि रिजर्व नहीं होते। हमारी बॉडी के छोटा सा एक मैं समझाना चाहूँगा कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी जैसे बनाती है वो एक्सपोजर से बनाती है। जितना एक्सपोज्ड होती है बीमारियों से, जितना समाज में एक्सपोज्ड होती है, उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट करती है, जो वयस्कों के साथ इम्यूनिटी हर समय मौजूद रहती है। बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले इम्यूनिटी उसकी माँ देती है, जो माँ से उसको गर्भ में मिलना शुरू करता है। उसके बाद उसकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है शुरू के 2 साल होता है वो माँ का दूध होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बच्चे को जब तक हम लोग आहार शुरू नहीं करते हैं, जब तक हमें शुरुआत के 6 महीने से माँ का दूध पिलाना है। उसको अधिकतर बीमारियों से टीकाकरण के साथ अगर किसी चीज़ से उसको अगर बचाव मिलना है तो वो माँ के दूध से मिलना है। माँ के दूध में जो इम्यूनिटी के प्रोटेक्टिव एंजाइम्स या प्रोटेक्टिव जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो कहीं से हम बना नहीं सकते। तो पहला स्टेप शुरू के 6 महीने पे माँ का दूध हमें हर बीमारी से बचाने के लिए पर्याप्त होता है। 6 महीने के बाद इम्यूनिटी हमें जो मिलनी है वो माँ के दूध के साथ साथ जो हमें आहार संबंधित प्रक्रिया होती है वो उसको हम लोग वीनिंग कहते हैं, वो 6 महीने के टाइम से हमें बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि वही टाइम होता है जब बच्चा चलना शुरू करता है, समाज में बाहर आना शुरू करता है और उसको बीमारियां लगनी शुरू होती हैं। तो जितनी भी प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें होती है वो शुरुआत के टाइम पे हमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को खिलाना चाहिए, है ना। जैसे दाल हो गया, दलिया हो गई और एग हो गया। एग तुरंत तो नहीं खिला सकते, अब 9-10 महीने के बाद से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि जितने भी तरीके के दाल हम लोग खिला सकते हैं, या फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए जो 9वें-10वें महीने से हम लोग ऐड ऑन करते हैं, सूप्स हो गए, सांभर हो गया या साबूदाना हो गया। इन सब चीज़ों से नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हमें बच्चों को, क्योंकि बच्चों की डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। हम लोग एज एन एडल्ट बहुत कुछ खाते हैं लेकिन बच्चे बहुत कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए हमें बहुत सिलेक्टेड चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रोटीन और फैट में रिच हो, शुरू के 2 साल के अंदर हमें फैट और चर्बी युक्त खाना देना बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन के साथ, जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे और जो भी चीज़ें हमें रहें हम उसको लगातार निरंतर प्रयास से उन्हें खिलाते रहें। सर यहाँ पे एक सवाल और जन्म ले रहा है, बहुत से लोग, बहुत से माता पिता
चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा जो वेट गेन नहीं कर रहा है, वो मतलब दिखने में बल्कि नहीं दिख रहा है। तो और एक तरफ दूसरा पक्ष कहता है कि बच्चा जितना थिन हो, हमारे आज के शॉर्ट्स और सारी चीज़ें कहने कि जितना थिन हो उतना बेहतर है। आप क्या राय देंगे? वेट गेन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में। पेरेंट्स का चिंतित होना भी वाजिब है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अधिकतर बच्चे डेफिशिएंट हैं। वेट में डेफिशिएंट है, आयरन में डेफिशिएंट है, ग्रोथ में डेफिशिएंट है। उसका कारण कहीं मैक्सिमम टाइम जो होता है वो न्यूट्रिशनल होता है। खाने पीने की जो तरीका है जो हम हिंदुस्तान में फॉलो करते हैं, वो जब हम लोग अधिकतर बच्चे हमारे पास जब आते हैं 2 साल में बीमारियों को लेके कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, हमारे बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो उसमें कहीं भी बीमारी विशेष नहीं होती है कि जिसको हम लोग उसको टारगेट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो मैक्सिमम टाइम पे हम लोग 6 महीने पे बच्चे का आहार शुरू करते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया, जिसको हम लोग वीनिंग कहते हैं, उसकी प्रक्रिया सही से स्टार्ट नहीं होती। बच्चों का पेट छोटा होता है, बहुत जल्दी खाली होता है, जल्दी भर जाता है। हम लोग जैसे वयस्क होकर दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं, वैसे बच्चे नहीं होते हैं कि या 2 या 3 बार खाना खाएं। उनको आपको कई बार छोटे छोटे हिस्सों में खाना खिलाना पड़ेगा और उनको आदत लगानी पड़ेगी। बच्चों को सिर्फ स्वाद नहीं पसंद होता है, बच्चों को रंग पसंद होता है, बच्चों को खुशबू पसंद होती है। उन सारी चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो दिन में कई बार छोटे छोटे हिस्सों में जब बच्चों को आप खाना खाने की आदत डालेंगे और कई तरीके के खाना खाने की आदत डालेंगे, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के कई प्रांतों में, खासकर वेस्ट बंगाल में या साउथ इंडिया में, बच्चों की थाली में कई तरीके का खाना होता है। हमारे पूर्वांचल प्रांत में हम लोग मोनोटोनस या एक तरीके की चीज़ें ही खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे दाल पी रहे हैं तो दाल ही पीते रहेंगे, बच्चे दूध पी रहे हैं तो दूध ही पीते रहेंगे। तो एक्सपोजर लेवल की कमी की वजह से बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो रुकना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको इस चीज़ को ध्यान देना है कि जहाँ हमारी जड़ है, दवाइयाँ बच्चों में बहुत ही सीमित और बहुत कम बनी हुई है। दवाइयाँ किसी भी तरीके से बच्चों का कोई भी फायदा नहीं करने वाली, ये माँ बाप भी जानते हैं। अगर हम भूख बढ़ाने की दवा दे भी दे किसी बच्चे को, तो क्या 1.5 साल का या 2 साल का बच्चा इतना सक्षम होता है कि वो बोल पाए माँ को जाके कि हमको भूख लगी है? वो कभी नहीं बोल सकता। वो आदत को समझता है, वो हर समय आदतों पे चलता है कि हम लोग बार बार उसको बाय बाय करना सिखाते हैं, नमस्ते करना सिखाते हैं। वैसे आहार भी उसको बार बार हमें एक्सपोज करना होता है कि 8 से 10 बार हम लोग कोशिश करें कि बच्चे को छोटे छोटे हिस्सों में कई बार रंग बिरंगा खुशबूदार खाना खिलाने की कोशिश करें, जिससे वो हर समय उससे जुड़ा रहे। सर, नवजात शिशुओं पे बात हो गई, अब आते हैं टोडलर पे। टोडलर आते ही सर सबसे पहला जो सवाल आता है कि माता पिता इन बच्चों के भावनात्मक विकास को कैसे पहचानें? शारीरिक, मानसिक तो ठीक है, उनके भाव कैसे डेवलप हो रहे हैं? जैसे जो बिहेवियर है, भाव है, वो उसके लिए टोटल एंड टोटल जिम्मेदारी जो है वो सोसाइटी की और फैमिली की होती है। वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है बच्चा, उसको पहचानने के लिए माँ से अच्छी कोई भी एग्जामिनर नहीं हो सकता, जो कि माँ से अच्छा कोई नहीं पहचान सकता। हमें जो जिन पहलुओं पे बच्चों पे ध्यान देना होता है कि बच्चा कितना अपने साथ, माँ बाप के साथ रिस्पॉन्स पे रह रहा है, उसके भाव किस तरीके से, अपने भाई बहनों के साथ खेलता है नहीं खेलता है, उठता है नहीं उठता है, सोसाइटी में उसका रिस्पांस कैसा है। एक माँ बाप से अच्छा कोई भी टीचर नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। हमारे पास माँ बाप आते हैं तो माँ बाप का ही ऑब्जर्वेशन होता है। हमारे पास अगर 10 मिनट बैठे हैं तो हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते उसका बिहेवियर कैसा है। वो माँ बाप से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके लाते हैं। स्कूल जा रहा है तो स्कूल में टीचर से किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसका अटेंशन कितना है, उसका बिहेवियर कितना है, उसके टेंट्रम्स कितने हैं, वो कितने अच्छे से लोगों से बात कर रहा है, कितने अच्छे से रेप्लिकेट कर रहा है चीज़ों को, किस तरीके से वो लिखने की पद्धति होती है, पढ़ने की पद्धति होती है, उन सब चीज़ों को कितने अच्छे से जो टीचर सिखा रहे हैं या आप माँ बाप हो के जो सिखा रहे हैं वो कितने अच्छे से उस चीज़ को सीख पा रहा है। टॉडलर एज ग्रुप जहाँ पे हमारे बच्चे 3 से 5 साल के बीच में सबसे पहले सोसाइटी में एक्सपोज होते हैं, तो वो सोसाइटी में किस तरीके से रिस्पांस दे रहा है, क्या वो अकेले तो नहीं बैठा रहता है, क्या वो और बच्चों के साथ खेल पाता है कि नहीं खेल पाता है, उसकी बोलने की क्षमता कितनी डेवलप हुई है, वो और जगह पे फोकसिंग उसकी कितनी अच्छी है, और बच्चों से जैसे फोकस कर पा रहे हैं क्या वो फोकस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर उन एक्टिविटीज़ को हम नोट करेंगे तो ज़रूर हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा बच्चा कि किस तरीके से हम उसको आकलन पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर सर कमी मिलती है
तो इसका ट्रीटमेंट बाई पीडियाट्रिक होता है या फिर इसके अलग विभाग से? पीडियाट्रिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हाँ मैक्सिमम शुरू के 5 साल की जितनी भी बीमारियाँ रहती हैं वो पीडियाट्रिशियन से ट्रीट करते हैं। और ये मैक्सिमम बच्चे जो 3 से 6 साल के बीच में, जिनको हम लोग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कहते हैं या फिर हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट मानसिक रूप से होना चाहिए था, आईक्यू लेवल पे नहीं, अटैचमेंट लेवल पे या बिहेवियर लेवल पे होना चाहिए था, वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसका ट्रीटमेंट टोटल एंड टोटल पीडियाट्रिशियन से कहते हैं। और मैक्सिमम बीमारियाँ ट्रीटेबल है और मैक्सिमम बीमारियां नहीं है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग काउंसिल करते हैं, पेरेंट्स काउंसिल होते हैं, उनको समझाया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं उसके। एक और समस्या सर हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, बच्चों की समस्या नहीं कह सकते, ये उनके परिजन जो भी हैं, स्क्रीन टाइम। ठीक है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, फ़ोन दे दिया, बच्चा सो नहीं रहा है, फ़ोन दे दिया। इसको कैसे ठीक करें या कितना दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? जैसे हम लोग तो खुद पेरेंट्स हैं और एज अ डॉक्टर भी हैं, हम लोग इन फेजेस से खुद भी गुजरते हैं, डॉक्टर खुद गुजरता है, हम अपने बच्चों को भी रोकते हैं, टोकते हैं। होता क्या है, जैसे स्क्रीन टाइम डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है फैमिलीज के अंदर, है ना। स्क्रीन टाइम का टाइम कितना, लॉजिक कहता है कि बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम से एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, है ना, विद टाइम। पर कोविड के बाद क्या हुआ, हमारी सोसाइटी, जब हम लोग स्कूल हमारे बंद हुए और बच्चों को हम लोग को टैब्स देने पड़े, हम लोगों को कंप्यूटर पे बिठाना पड़ा, तो वो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स जो कि नहीं बच्चों को एक्सपोज करके रखे हुए थे, उनको भी देना पड़ा सोसाइटी में लगातार। स्क्रीन टाइम एज अ पीडियाट्रिशियन तो मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं करूंगा कि बच्चों को स्क्रीन टाइम से एक्सपोजर करना चाहिए। मैं उसके फ़ायदे नुकसान दोनों बताना चाहूँगा, दोनों का जो परिवेश है वो बताना चाहूँगा और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा कि देना तो नहीं चाहिए स्क्रीन टाइम। होता क्या है कि बच्चे अपनी कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरीके से जो देखते हैं, जो समझते हैं, इतने नादान होते हैं कि कोरी किताब होती है, जो वो उसमें अगर लगातार लगे रहेंगे तो हाँ, आज के टाइम पे जो हम लोग ओपीडीज में देख रहे हैं, बच्चे जो आते हैं वो एक फोकस्ड, उनकी अटेंशन की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, फोकसिंग की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। जैसे आप उनसे कहें कि ये वाला काम करो तो उनका मन होगा तो वो करेंगे, नहीं मन होगा तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से उनकी एक पर्टिकुलर जगह पे इतना कम अटेंशन रह गया है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे जहाँ पे आईक्यू बहुत अच्छा है बच्चों का, आईक्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आईक्यू मतलब जो मानसिक रोग नहीं है ये किसी भी प्रकार से, है ना, लेकिन स्क्रीन टाइम उस तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे बच्चे कम्युनिटी से डिसोसिएट होते जा रहे हैं, कम्युनिटी से बाहर होते जा रहे हैं, कम्युनिटी से एसोसिएशन लगाओ। जिस तरीके से हम लोग पले बड़े बाहर बच्चे खेलते थे, कूदते थे, व्यायाम करते थे, उस तरीके से। और इसका कारण बच्चा नहीं है, इसका कारण भी पेरेंट्स है, हम लोग सोसाइटी है जिसने हम लोगों ने इस तरीके से बना के रखा हुआ है। बच्चे मानसिक रोगी नहीं है ये बच्चे, लेकिन उनकी जरूर उनका डिले हो रहा है, उनका डेवलपमेंट डिले हो रहा है, उनकी आंखों पे असर पड़ रहा है, उनके कम्युनिकेशन पे डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जा रहा है। नो डाउट आज का ज़माना इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि आप बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर नहीं रख सकते, इसलिए गार्डेड अप्रोच के साथ हमें बच्चों को लिमिटेड एक्सपोजर देना भी ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा एआई के ज़माने में या फिर कंप्यूटर्स के ज़माने में उसका एक्सपोजर लेवल 8वें-9वें साल आना स्टार्ट हो। हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारा बच्चा गार्डेड लेवल से धीरे धीरे एक्सपोज होने लगे। उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स को उठानी पड़ेगी। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग इस चीज़ को ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं कि क्या कंटेंट वो देख रहा है और क्या उसके फायदे का है या नुकसान का, उसको हम लोग गार्ड करके धीरे धीरे उसको एक्सपोज कर सकते हैं। सर, अभी आपने बात की ओपीडी की, तो आजकल के जो माता पिता हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या लेकर के आपके पास आ रहे हैं जिससे वो परेशान हो रहे हैं? जैसे परेशानियों का जो वो है डेफिनेशन, वो सीज़न टू सीज़न बदलता रहता है। मैक्सिमम टाइम बच्चे जो हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पेरेंट्स जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ के प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, वजन नहीं बढ़ रहा। दूसरी ये जो मॉडर्न बीमारियां आनी स्टार्ट हुई हैं जिसको हम लोग बिहेवियर प्रॉब्लम्स कहते हैं, जहाँ पे बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बच्चा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है,
बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली, अलग सिंगल रहने की वजह से बच्चे पे अटेंशन बहुत, वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से आजकल के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये माँ बाप जो दोनों वर्किंग हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को हम लोग पालन पोषण करें। और सीजनल बीमारियां जो आपकी गैस्ट्रो से रिलेटेड रहती हैं, दस्त रहते हैं, निमोनिया रहते हैं, वो तो अपने चलते ही रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, और इन सब का बचाव का ही हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सब कुछ टीकाकरण से बचाव से ही सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती है। तो मैक्सिमम आजकल ओपीडी में पेरेंट्स न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा आते हैं। तो सर इसमें बच्चों के स्वास्थ्य से आप हर महीने नो डाउट सैकड़ों केसेस देख रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी जो पेरेंट्स में है, कोई एक दो अगर आप काउंट कराना चाहें तो। गलत फहमी नहीं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमारे इस प्रांत में ये फैला हुआ है कि बच्चों को अगर हम लोग दूध पिलाएंगे तो बच्चे बहुत पौष्टिक तत्व पाएंगे और बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा। तो ये एक तरीके का, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ अभी भी उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं आया कि हम लोग आहार में और ग्रोथ में दूध को हम लोग बहुत प्राथमिकता देते हैं, जिसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है आज के टाइम पे, है ना। इसको आप सुपरस्टिशन ही कह सकते हैं या फिर डेवलपमेंट कह सकते हैं। हम लोग खुद बहुत ज़्यादा दूध पी के बड़े हुए, लेकिन आज के टाइम पे ये इस भ्रांति को हटाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, जहाँ पे पेरेंट्स अभी भी शुरू के 3-4 साल तक बच्चों को दूध पे ही रखते हैं और आहार संबंधित चीज़ों से, और जो आहार जो बहुत पौष्टिक चीज़ों से उसका एक्सपोजर नहीं कर पाते। तो एक वो चीज़ है जिस पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि उस पर हम लोग कंट्रोल करें और अच्छे तरीके से एक्सपोज करें बच्चों को अच्छे खाने से और पौष्टिक पदार्थों से। अब हम लोग सर अंत की तरफ हैं। एक आपसे पर्सनल सवाल कि सर बाल रोग विशेषज्ञ फील्ड आपने क्यों चुनी, और जो बाल रोग विशेषज्ञ एक पीडियाट्रिक के लिए सबसे अच्छी बात जो सबसे प्यारी लगती हो वो क्या लगती है? बाल रोग विशेषज्ञ बनने के पीछे तो ऐसा कुछ खास वो नहीं था, लेकिन बनने के बाद मुझे पता चला, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, जब मैं अपनी पीजी की पढ़ाई कर रहा था, तो बहुत अच्छा किस्सा हुआ। मेरी नई नई शादी हुई थी और हम लोग को 5-5, 6-6 दिन तक घर जाने नहीं मिलता था, हम लोग को वहीं ड्यूटी पर रहता था। तो एक बार मुझे लगा कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, बहुत मेहनत लग रही है। तो एक बार मैं, एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने बोला, मुझे आराम दिया, मुझे बिठाया, बोला देखो तुम जिस बच्चे को बचाओगे, जिसको ज़िंदगी दोगे, वो 60 से 70, 80 साल तक और अपना जीवन जिएगा। वो वही खुशियाँ देखेगा, उसी तरीके से हंसेगा, उसी तरीके से वो हर चीज़ को महसूस करेगा जैसे तुमने महसूस किया है आज तक। तो तुम्हारा बचाया हुआ एक भी जान, एक भी बच्चा, वो उस ज़िंदगी को जिएगा जिसको हर इंसान महसूस करता है। तब मुझे समझ में आया कि इस राह पे आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहना है, और जितनी भी हम लोग कोशिश करके लोगों को ठीक कर सकते हैं वो करेंगे। उस पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। थैंक यू सर। आप थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल त्रिपाठी, सिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। बहुत छोटी छोटी जानकारी थी लेकिन बहुत अहम जानकारी थी। इसी तरह से हम फिर किसी नए विशेषज्ञ के साथ किसी नए टॉपिक पर आप सबसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हेल्थ टॉक @सिटी हॉस्पिटल के साथ। थैंक यू।